रविवार रात से ही ज़िला राजौरी में काफ़ी तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से हमारी नदियों का जलस्तर बढ़ा और उसमें टोटल हमारे पास 4 मिसिंग की रिपोर्ट आई। 4 में से 3 की डेड बॉडीज़ बरामद हो गई, उनके शव बरामद हो गए और एक अभी भी मिसिंग है। इस इवैक्यूएशन और रेस्क्यू प्रोसेस में SDRF, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, NDRF की टीम्स और इंडियन आर्मी के सहयोग से ये पूरा इवैक्यूएशन प्रोसेस चलाया गया। लगभग 230 लोगों को उस बरसात में रेस्क्यू किया गया और आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग टापुओं पर फंस गए थे, उनको सही सलामत बिना किसी चोट के रेस्क्यू किया गया। सबसे पहले जितने भी परिवारों का लॉस हुआ है, मैं शोक व्यक्त करता हूँ, कंडोलेंसेस देता हूँ। ज़िला प्रशासन पूरी तरह से उन सभी परिवारों के साथ है और ये ऐसा क्षण है क्षति का जिसमें किसी ज़िंदगी की भरपाई नहीं हो सकती, किंतु तत्काल रूप से जो सहायता राशि है उनको सभी परिवारों को 3 जिनकी शव की शिनाख्त हुई है, तीनों को कल की ही डेट में रिलीफ अमाउंट दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें रिलीफ अमाउंट सेंक्शन किया है, जैसे ही वो रिसीव होगा वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा लगभग 450 के करीब लोग इस वक्त हमारे अलग अलग लॉजमेंट सेंटर्स में हैं, जो आज तीसरे दिन अपने लॉजमेंट सेंटर्स में हैं। वहाँ पर उनको रहने की, खाने की सभी फैसिलिटीज़ दी जा रही है। लेकिन अगला जो हमारा टास्क है, क्योंकि बरसात का जो मौसम है उसमें अभी भी अगले 3 दिन तक भारी वर्षा की संभावना है, इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से ज़िला राजौरी के सभी निवासियों से कुछ अपील करता हूँ कि बारिश के दौरान नाले, नदियाँ और पुल इनको पार करने की कोशिश कम से कम करें और नदियों के पास तो बिल्कुल ना जाएं। जैसे ही हमें लगता है कि कहीं तेज़ बहाव है, वो दूर से कम लगता है लेकिन पास जाने पे वो काफ़ी डेंजरस भी रहता है। अगर आप में से किसी का भी घर किसी नदी, नाले पे या जहाँ लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, तो प्लीज़ उसमें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देश हैं उनका पालन करें। हमने ऑलरेडी 15 के करीब लॉजमेंट सेंटर्स एक्टिवेट कर दिए हैं। जो लोग सेफ़ एरियाज़ में जा सकते हैं वो सेफ़ एरियाज़ में रहें, लेकिन किसी को अगर लगता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे लॉजमेंट सेंटर में वो फ़ोन नंबर के साथ नोडल ऑफिसर का नाम अभी आपके साथ साझा किया जाएगा। तो नोडल ऑफिसर से कॉन्टेक्ट करके अपने अपने लॉजमेंट सेंटर में जाएँ। किसी भी कीमत पे अपने जान को रिस्क पे ना डालें। अपने घर में एक छोटा सा किट बनवा लें जिसमें टॉर्च, पीने का साफ़ पानी, आवश्यक दवाइयाँ और मोबाइल चार्ज करने के लिए और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रख के किसी पॉलीथीन में बांध के रखें, ताकि अगर इवैक्यूएशन करने पे आपको किसी भी अनसेफ एरिया से निकालना पड़े तो वो आपके पास हो। मैं विशेष रूप से सभी पेरेंट्स से अनुरोध करता हूँ कि छोटे बच्चों को बारिश के दौरान नदी, नालों और किनारों और जल भराव के स्थान पर जाने से रोकें। परसों मैंने देखा कुछ पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को नदी नालों के पास लेके जा रहे थे। ये ना सिर्फ एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेप है, बल्कि एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ये इसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। कृपया किसी भी कीमत पे किसी भी अफवाह पे भरोसा ना करें। जो सूचना ज़िला प्रशासन के द्वारा साझा की जाएगी वही ऑथेंटिक है। यदि कहीं सड़क बंद है, वहाँ लैंडस्लाइड आया है, जल भराव की स्थिति है, तो तुरंत ज़िला प्रशासन को संपर्क करें। आपकी सहायता के लिए जो आपातकालीन इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है DEOC, ये 24 घंटे एक्टिव है, ये रात के दौरान भी एक्टिव है। किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आप तुरंत कंट्रोल रूम में 01962 295 में फिर से दोहराता हूँ 01962 295 इस पे संपर्क करें। कोई भी सूचना है कंट्रोल रूम को आप दें। ज़िला प्रशासन, पुलिस, SDRF, NDRF, सेना और सभी विभाग पूरी तरह से सतर्क हैं और आपके सहायता के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो अगला हमारा काम है वो है रेस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। आपको मालूम है पिछले 2 दिन से बिजली और पानी की जो सर्विसेज हैं वो अफेक्टेड हैं, लेकिन इसमें भी जैसे बिजली की बात करें तो हमारे 53 फीडर्स अफेक्ट हुए थे। 53 फीडर्स में से कल की डेट में 3 फीडर और 20 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स को रिस्टोर किया गया। आज सुबह लगभग इसमें 3 और फीडर कुछ घंटों में ही ठीक कर दिए गए हैं और 2000 से ऊपर DTs को भी ठीक कर दिया गया है।
आने वाले वक्त में अलग से रेस्टोरेशन के लिए हमारे चीफ प्लानिंग ऑफिसर को नॉमिनेट किया गया है। वो लगातार सभी डिपार्टमेंट्स के डिटेल्ड टीम्स के साथ टच में हैं और रेस्टोरेशन का काम जो है एक वॉर फुटिंग पे किया जा रहा है। जहाँ पे भी रेस्टोरेशन में कोई व्यवधान क्रिएट करेगा, कल हमारे नोटिस में आया किसी एक व्यक्ति ने जो बिजली के पोल थे उनको गिराने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई इनिशिएट की गई। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एक क्षण है, ये क्राइसिस सिचुएशन है, इसमें हम रेस्टोरेशन का जो भी काम करें उसमें डिपार्टमेंट्स का सहयोग करें, डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट करें और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए जो भी प्रयास करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हो। इसके अलावा जो अगला है हमारा स्टेप है, उसमें जो घर डैमेज हुए हैं, जिन लोगों का लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, उसकी असेसमेंट करके उनको तत्काल रिलीफ सहायता मुहैया करवाना, ये हमारी अगली जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक बात करें, जब भी पानी में थोड़ी सी कमी देखने को मिली, लोगों की तरफ से बड़ी लापरवाही थी, हालांकि बड़ा लोगों ने कॉपरेट भी किया, कुछ लोगों की तरफ से लापरवाही ये देखने की रेत बजरी निकालने का सिलसिला शुरू किया। उस दौरान रात में से एक आदमी निकालते बह भी गया। कल हमने देखा अब्दुल्ला पुल के नीचे इस इलाके में भी इसी तरह करा। इन लोगों को हदायत देने के बावजूद भी जो नहीं काम सुन रहे हैं हदायत, उनके खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आइंदा तो इस तरह में किया जाएगा। जैसे भी किसी भी माध्यम से हमारे पास ऐसी रिपोर्ट आए कि आफ्टर वार्निंग देने के बाद भी कोई इस वार्निंग को नहीं मानता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में उसके खिलाफ। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें सख्ती की बजाय लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जान को खतरे में डालता है वो सिर्फ अपनी जान को खतरे में नहीं डालता, उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें चलाना पड़ता है वो सभी टीम्स को अपनी जान खतरे में डाल के उनको रेस्क्यू करते हैं। अभी आपने देखा जब डांगरी में 2 लोग टापू पे थे, वो ऐसा नहीं है कि सारा परिवार उस टापू पे था, सारा परिवार ऑलरेडी निकल चुका था, लेकिन 2 लड़के उस टापू पे रह गए और वो अपनी विलिंगनेस से वहाँ पे रहे। उनको मालूम था कि जब नदी का स्तर बढ़ेगा, लेकिन जब हमारी टीम्स रेस्क्यू कर रही थी वो अपनी जान को रिस्क पे डाल के फिर उनको रेस्क्यू करती हैं। तो सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर हम अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में डालते हैं, जो टीम्स बाद में राहत के लिए आएंगी वो भी अपनी जान को रिस्क में डालेंगे। सर, स्कूल्स को लेकर पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे हैं, कब तक स्कूल बंद रहेंगे या फिर क्या डिसीजन रहेगा? देखिए, अभी तो जब तक एडवाइजरी है तब तक तो स्कूल बंद है, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले साल में जब बरसात हुई थी तो बहुत सारे स्कूलों को क्षति हुई थी। इसलिए जिला प्रशासन का एक निर्णय हुआ है कि सभी स्कूलों का बरसात बंद होने के बाद, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब बरसात रुकती है और धूप निकलती है, क्रैक्स डेवलप उसके बाद होते हैं और उस समय छत गिरने का या दीवार गिरने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए जैसे ही मौसम ठीक होगा उसके बाद एक सभी स्कूलों का सेफ्टी ऑडिट करवाया जाएगा। सेफ्टी ऑडिट कंप्लीट होने के बाद ही उन स्कूलों को खोला। ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी ये रहेगा? प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी यही रहेगा। आपको मालूम है पिछले साल जब नुकसान हुआ था सुंदरबनी के प्राइवेट स्कूल में, एक बाथरूम का छत गिरने से बच्ची की मृत्यु हुई थी, उसके खिलाफ स्कूल के ऊपर कार्रवाई भी इनिशिएट की गई। तो सभी प्राइवेट स्कूलों का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब प्राइवेट स्कूल अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एक स्कूल फिटनेस सर्टिफिकेट भी उसमें सबमिट करते हैं। तो प्राइवेट स्कूलों की भी जिम्मेदारी इसमें बराबर है। सर, जो प्रीलिमिनरी लॉस रिपोर्ट है, कितनी गाड़ियां वॉश अवे हुई होंगी और उसके अलावा मेन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का कितना नुकसान और कितने स्ट्रक्चर्स डैमेज? जहाँ तक बात गाड़ियों की है, आपको मालूम है कि जो मेन अफेक्टेड एरिया था वो बेला और उसके सराउंडिंग का एरिया था और सर्कुलर रोड का एरिया। इस पूरे रास्ते में आपको पता है कि गाड़ियाँ लोग पार्क करते हैं और जो शाम का समय होता है अपने घरों में जाने से पहले वो वहाँ पे गाड़ियों को पार्क करते हैं। इसमें ARTO साहब की अध्यक्षता में एक सर्वे टीम बनाई गई थी, जिन्होंने पूरा डिटेल्ड एनालिसिस इसका किया है कि गाड़ियों का कितनी गाड़ियाँ, कितनी स्मॉल व्हीकल्स, कितनी लाइट मोटर व्हीकल्स, कितनी HMVs का लॉस हुआ है। और वो पूरा एनालिसिस होने के बाद जो हमारे पास फिगर है वो 50 गाड़ियाँ जो क्षति हुई है, जो वहाँ पे फंस गई थी पार्किंग लॉट में, और 50 ऐसी गाड़ियों का लगभग हमें एस्टिमेट अभी तक आया है जो लोगों की बह गई। इसके अंदर कुछ ट्रक्स भी हैं, आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन कंपनी का क्रशर यूनिट था, उसका भी कुछ व्हीकल्स थी वो भी इसमें बह गई है। तो ये सारा मिला के लगभग 50 गाड़ियों को डैमेज और 50 गाड़ियाँ मिसिंग अभी हमारे पास रिपोर्ट आई है। जहाँ तक बात गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की है,
तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे लगभग 16 ऐसे संस्थान हैं जिनको लॉस हुआ है। इसमें से एक स्कूल का डैमेज बहुत ज़्यादा हुआ है, प्राइमरी स्कूल का, और 3 स्कूल्स में कुछ माइनर इश्यूज़ आए हैं। एक पंचायत घर इफेक्ट हुआ है, एक हमारा म्यूनसिपैलिटी का जो बस स्टैंड था वो कम्प्लीटली डैमेज हो गया है। लेकिन हमारा पहला ये प्रयास है कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, जिसमें हमारे हॉस्टल्स, हमारे जो रेजिडेंशियल संस्थान हैं, उनको हम देखें। इसके लिए आज एक और एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं और आपके माध्यम से लोगों में भी एडवाइजरी देंगे। आपको मालूम है कि शहर में बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों ने अपने घरों में अंडरग्राउंड और बेसमेंट्स बनाई हैं और कुछ जगहों पे उनको कमर्शियली भी यूज़ किया जाता है। कुछ जगहों पे जिम्स, लाइब्रेरीज़ और कुछ जगहों पे मैरिज हॉल्स, पार्किंग लॉट्स, स्टोर्स चलाए जाते हैं। कुछ जगहों पे रेजिडेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें ऑर्फनेजेस वगैरह, वो भी इन जगहों पे चलने की जानकारी मिली। आज उसके लिए भी एक एडवाइजरी और एक ऑर्डर इशू किया जाएगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोगों में भी उस चीज़ को थोड़ा सा अवेयरनेस करें कि किसी भी कीमत पे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे बेसमेंट्स में जाना जो है वर्जित रहेगा, वहाँ उनको यूज़ करना वर्जित रहेगा। और स्पेशली जैसे आपने देखा जो सलानी जो यहाँ पे अब्दुल्ला ब्रिज के पास एक लाइब्रेरी में हादसा हुआ जिसमें 2 बच्चों ने अपनी जान खोई, वो भी इसी तरह का एक सिचुएशन थी जिसमें रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज इसे किया जाएगा, थोड़ा इन्फोर्समेंट बढ़ाई जाएगी और उसके बाद यदि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को वायलेट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। थैंक यू सर।